हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विमल कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर एक नया वीडियो। और इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास के लिए और नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं स्टार्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उसको बॉडी से क्या करना, बाहर निकालना। उसको हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या बन सकता है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें स्टूडेंट, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है यूरिया। इसका मतलब हम जो हैं वो हम किसके अंदर आते हैं, यूरियोटेलिक के अंदर आते हैं। यूरियोटेलिक का मतलब ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जो क्या करता है, एक्सक्रीशन में यूरिया निकालता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। कुछ जो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं, यूरिक एसिड। अब जैसे बर्ड वगैरह जो होते हैं, फिश वगैरह भी कुछ, वो क्या निकालती है, यूरिक एसिड निकालती है। तो ऐसे जो एनिमल जो यूरिक एसिड को वेस्ट मटेरियल के रूप में निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। ठीक है बेटा। और तीसरा होता है अमोनिया। तो कुछ जो फिश होती है वो क्या निकालती है, अमोनिया वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालती है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। तो वेस्ट मटेरियल के बेस पर हमने एनिमल को मेजर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक। पर हम अभी जो डिस्कशन करेंगे वो ओनली किसकी करेंगे स्टूडेंट, ओनली हम करेंगे यूरिया की, क्योंकि हम जो है हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीशन कौन करता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक्सक्रीशन का काम करता है स्टूडेंट, वो करती है हमारी किडनी करती है स्टूडेंट। किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी में से जो भी वेस्ट मटेरियल बना है, ब्लड के अंदर आया है, वो क्या करेगी, बॉडी से बाहर पास आउट करती है। अब कौन सा निकालती है, यूरिया निकालती है। अब बात करते हैं किडनी की। अब देखिए हमारे अंदर जो किडनी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। 2 किडनी होती है हमारे अंदर, राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब देखो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड की किडनी होती है, वो स्लाइटली हल्की सी राइट साइड से बड़ी होती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो किडनी का साइज होता है वो लगभग कितना होता है, 10 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर क्या होता है, किडनी का साइज होता है। और इसके अलावा जो किडनी होती है स्टूडेंट, उसके अंदर मान लो ये किडनी है, मान लो सपोज करते हैं। अब शेप की बात कर लेते हैं किडनी की। तो ये जो किडनी है इसकी शेप आपने देखी होगी, मेरे ख्याल से आपने बीन देखे होंगे, सोयाबीन देखे होंगे आप लोगों ने। तो बीन शेप की होती है ये, ये कौन होती है, किडनी, है ना। सोयाबीन देखे होंगे आपने, है ना। तो जो दाल होती है उसके जैसी ही दिखाई देती है, देखो आपको बिल्कुल यहाँ पे ना। तो इसका मतलब ये बीन शेप की क्या होती है, किडनी होती है। साइज कितना होता है, 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर होता है। कितनी होती है, 2 होती है। अब हमने क्या किया, अब हमने इस किडनी को कट किया। किडनी थी, हमने इसको कट किया। अब कट किया स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको 2 एरिया दिखाई देंगे। एक तो मिडल एरिया, ये जो मिडल एरिया बनाया मैंने, ये आपको दिख रहा है ना, ये मिडल एरिया बेटा। अब इस मिडल एरिया को अपने नाम क्या दे दिया, मेडुला। नोम एज द मेडुला। जितने भी मिडल एरियाज होते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं, हमेशा मेडुला देते हैं मोस्टली, ठीक है। और जो साइड का ये एरिया है, जैसे मैंने अभी आपको लाइन से ड्रॉ कर दिया, ये जो साइड का एरिया है इसको नाम क्या देते हैं अपने, कोर्टेक्स। तो आउटर एरिया तो हो गया कोर्टेक्स का, और जो मिडल एरिया उसका नाम क्या दे दिया, मेडुला। अब इस किडनी के अंदर आपको बहुत छोटी छोटी क्या दिखाई देगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यानी मेन जो स्ट्रक्चर है वो यही है, यानी जो यूरिन बनाने का काम करती है वो कौन करती है, यही स्ट्रक्चर करती है, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, नेफ्रॉन, नोन एज द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की अगर आप डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे, व्हाट इज अ नेफ्रॉन, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज नेफ्रॉन, तो क्या लिखोगे, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी को जो बनाने का काम कर रही है वो कौन कर रही है, यहाँ पे कर रही है नेफ्रॉन, क्योंकि मैन तो नेफ्रॉन ही है। ऊपर तो ये तो सिर्फ किडनी क्या एक होल ही है ना, आउटर एरिया ही है। मैन जो अंदर है वो कौन है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है
कि सर किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो अप्रोक्स कितने होते हैं। तो अप्रोक्स जो नेफ्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 1 से लेकर 1.5 मिलियन अप्रोक्स है ईच किडनी के अंदर, यानी कि एक के अंदर ही है। ईच किडनी के अंदर कितने परसेंट है, 1 से लेकर 1.5 मिलियन क्या है, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। काम क्या करते हैं, यूरिन बनाने का काम करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बॉडी से क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है स्टूडेंट, ये वाला है ना, ये आपको जो हिस्सा जो ब्लैक कर रहा हूँ अभी आपको, देखो ये वाला, ये हिस्सा है ना, ये मेन जगह है जहाँ से क्या निकलती है, एक पाइप निकलती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, यूरेटर। यानी कहने का मतलब किडनी के अंदर जो यूरिन बनाया वो तो किसने बनाया, नेफ्रॉन ने। अब नेफ्रॉन क्या करेगा, सारे को यहाँ पर इकट्ठा कर देगा, इस एरिया में यूरिन जितने बनाए वो सारे इकट्ठा कर देगा। कैसे करेगा बताएंगे आपको। अब यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ जाएगा, ये आगे। आगे का मतलब कहाँ जाता है, आगे का मतलब करें तो ये जाता है यूरिनरी ब्लडर के अंदर, यूरिनरी ब्लडर के अंदर, यूरिनरी ब्लडर, ये ब्लडर आ गया अपना ना, यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर है ना, पाइप दो किडनी दोनों साइड से आ रही है, यूरिनरी ब्लडर, ठीक है। अब ये जो यूरिनरी ब्लडर्स होता है ये क्या काम करता है, ये काम ये करता है कि जो भी यूरिन बना है, जो भी यूरिन बना है उस यूरिन को इकट्ठा करने का, स्टोरेज करने का जो काम करता है वो कौन करता है, यूरिनरी ब्लडर करता है। यानी यहाँ से तो क्या आएगा, यूरिन आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे। यहाँ का मतलब कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लडर में। जो यूरिनरी ब्लडर होता है उसके अंदर अप्रोक्स 2 कप, अप्रोक्स 2 कप क्या आ सकते हैं, यूरिन स्टोरेज हो सकता है। अब देख लो 2 कप जो इतने होते हैं ना लगभग कप, ये 2 कप इस यूरिन के अंदर आ सकते हैं, सॉरी स्टोरेज हो सकता है यूरिनरी ब्लडर के अंदर, ठीक है। अब होता क्या, जैसे ये भर जाएगा तो ये सिग्नल कहाँ भेजता है, ब्रेन को भेजता है। ब्रेन को बोलता है भाई मैं तो भर गया है ना, मेरे को खाली करो। तो ब्रेन क्या करता है, अपने को सिग्नल देता है बॉडी को, और बॉडी क्या करते हैं, अपने बाहर जाते हैं और यूरिन को बॉडी से क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा बॉडी से क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं टाइम टू टाइम, जिससे इसके फटने का क्या नहीं होता, डर नहीं होता। अब स्टूडेंट ये जो नेफ्रॉन होता है वो 3 मेथड का यूज करता है। कौन कौन सा करता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि जो ब्लड है उसमें से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर, ठीक है। कैसे निकालता बात करेंगे अभी अपने। दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्ब करना। अब रीअब्जॉर्ब का मतलब होता है दोबारा जो भी नेसेसरी कंटेंट्स होते हैं वो क्या करना, बॉडी में मतलब नेफ्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और वापस कहाँ डाल देगा, ब्लड में डाल देगा। अब रीअब्जॉर्ब क्यों बोला आपने, क्योंकि इसलिए बोला कि पहले एब्जॉर्ब हो चुका है, कहाँ हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसे दोबारा क्या हुआ, उसी चीज़ को क्या कर रही है बॉडी, रीअब्जॉर्ब कर रही है। कहाँ कर रही है, कहाँ कर रही है, नेफ्रॉन के अंदर, इसलिए हमने इसको क्या बोला, रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा होता है एक्सक्रीशन या सिक्रेशन, यानी कहने का मतलब कि जो यूरिन बन चुका है, जो यूरिया के साथ में यूरिन बन चुका है उसको बॉडी से बाहर निकालना, किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ स्टोरेज। तो अब बात करते हैं नेफ्रॉन डायग्राम की। अब देखिए यहाँ पर नेफ्रॉन डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये जो एरिया है ये इसका हो गया नेफ्रॉन का हेड रीजन। अब हुआ क्या स्टूडेंट कि ये जो आर्टरी थी, जो आर्टरी थी उसमें से जो ब्लड है वो कहाँ मूव करेगा, बाय द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरी। हालांकि आर्ट्रियोल्स होती है स्टूडेंट, ये बहुत छोटी होती है, आर्टरी का बहुत ही क्या होता है, छोटा रूप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स, ठीक है। ये रीनल आर्टरीज होती है, आर्ट्रियोल होती है वैसे। और ये जो आर्टरी होती है ये क्या करते हैं, ब्लड को यहाँ लेके आते हैं। यहाँ का मतलब ये जो एरिया भी आपको दिख रहा है, ये वाला ये एक क्या है, क्लस्टर है, एक जाल है, किसका है, कैपिलरीज का, है ना। कैपिलरीज बहुत छोटी होती है, जो सबसे छोटी होती है उसका नाम क्या होता है, कैपिलरीज होता है। तो होता क्या कि ब्लड आया, अब ब्लड धीरे धीरे कैपिलरीज के अंदर मूव करेगा मूव करेगा, ठीक है, धीरे धीरे निकलेगा। तो होगा क्या कि जो एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कप शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, इसका नाम क्या है, नॉन एज द बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये जो कैपिलरीज का नाम क्या होता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, क्लियर। और ये जो कप लाइक शेप है इसको नाम क्या दे दिया, बोमन्स कैप्सूल। अब हो गया कैसे, ब्लड जैसे मूव करेगा तो ये जो बोमन्स कैप्सूल है ये क्या कर लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर की वजह से यहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाएगा,
नेसेसरी कंटेंट्स किस में आ जाएंगे, इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्रेशर लगाया, किसके लिए लगाया था, वेस्ट मटेरियल के लिए। बट जब हम किसी चीज़ को धक्के से खींचते हैं तो बुरी चीज़ के साथ अच्छी चीज़ भी आती है। अब अच्छी चीज़ क्या आती है, देखो यहाँ पे इस एरिया के अंदर मेनली जो आता है वो क्या आ जाएगा, एक तो प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब यहाँ पे हो गया वाटर, मैं सिंपल बोलूँ तो वाटर दिया एनसीईआरटी के अंदर वाटर है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर यूरिया, ठीक है बेटा। और तीसरा जो हो जाएगा वो आ जाएंगे नेसेसरी कंटेंट। नेसेसरी कंटेंट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे, सोल्ट्स हो जाएंगे, जो मेन है आपको दिया हुआ सोल्ट, ठीक है। पोटेशियम सोल्ट, कैल्शियम सोल्ट, सोडियम सोल्ट, है ना, ये सारे सोल्ट होते हैं, जैसे Na+ सोल्ट, Cl- सोल्ट, क्लोराइड सोल्ट, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। अब क्या होगा, जैसे ये सारी चीज़ आई तो वाटर के साथ में ये चीज़ें इधर से मूव करेगी, ठीक है। सबसे पहले जो ये जो मिक्सचर है वो पहुंचेगा, वो कहाँ पहुंचेगा, पीसीटी। पीसीटी फुल फॉर्म होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। प्रोक्सिमल का मतलब होता है स्टूडेंट पास में, नियर, ठीक है। और कॉन्वोलेटेड का मतलब होता है इस तरह की जो शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैनवोलेटेड, कुंडलीकार, है ना, हिंदी बोलते हैं कुंडलीकार, यानी ऐसे, जैसे सांप देखा होगा आपने, ऐसे मूव करता है ना, तो कॉन्वोलेटेड शेप के अंदर हो जाएगा। ट्यूबुल्स का मतलब ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर। अब जैसे ही पीसीटी में आएगा तो यहाँ से क्या होगा, ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। हालांकि 100% तो नहीं होता, ठीक है, बट लगभग 80-90% ये एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पे ग्लूकोज, वापिस किसमें डाल दिया जाता है, ब्लड में। ये वॉल अब्जॉर्ब करेगी और पास में इस तरह क्या क्या है, बहुत सारे ब्लड की क्या वेसल्स है उसके जस्ट पास में चिपकी हुई है बिल्कुल, उसमें डाल दिया। कौन डाल देगी, ये पीसीटी। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी के अंदर यहाँ वाटर भी क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं, सोल्ट भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पर 100% यहाँ पे हल्के फुल्के 10-20% होते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ से ये जो नेसेसरी कंटेंट्स के साथ में आगे जाएगा, आगे का मतलब यहाँ पे आएगा लूप ऑफ हेनले। ये जो यू शेप में आपको दिख रहा है बेटा ना, ये जो यू शेप में आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर, और क्या एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, NaCl। NaCl और वाटर क्या हो जाते हैं यहाँ पे, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। 100% यहाँ पे भी नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ से ये जो कंटेंट्स होंगे वो आगे मूव करेंगे। आगे का मतलब कहाँ जाएगा, DCT। DCT का मतलब डिस्टल, डिस्टल का मतलब दूर। अब देखो बेटा इसके हिसाब से नाम रखा गया है। ये PCT क्यों रखा, क्योंकि ये पास में, तो क्या नाम दे दिया, ये चीज़ तो एक जैसी है ना, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, इसको नाम दे दिया PCT। क्यों, प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास में, डिस्टल का मतलब इससे दूर है, तो क्या नाम दे दिया, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, क्योंकि कॉन्वोलेटेड का मतलब तो ये हो गया अपने पास, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो सोल्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सोल्ट, NaCl, क्लोराइड, पोटेशियम, जो भी सोल्ट है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। लगभग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये नहीं कि सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लगभग 90-95% एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ से जो आगे जाएंगे तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या बची, देखो यूरिया तो कहीं एब्जॉर्ब नहीं होना, यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, और कोई अमाइनो एसिड है तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ मोस्टली अब जो चीज़ें हो जाती है, चाहे ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड कुछ भी निकला वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर जो होता है, वाटर जो NaCl होता है वो इस एरिया में और इस एरिया में हो जाते हैं, और इस एरिया में DCT के अंदर क्या एब्जॉर्ब होते हैं, सोल्ट होते हैं। अब जो बाकी बचा हुआ सब्सटेंस है वो यहाँ आ गया। अब इसमें कौन कौन बचा, देखो बताओ मुझे सबसे पहले। यहाँ पे एक बचा वाटर, सोल्ट यहाँ लगभग एब्जॉर्ब हो चुका है। दूसरा बचा यूरिया, ठीक है। थोड़े बहुत चीज़ें, सोल्ट भी बॉडी से बाहर निकलता है, थोड़े बहुत ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, निकलते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पर इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर। अब वाटर 100% तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ से 100% तो 100% यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ तो वाटर रखना पड़ेगा, क्या करने के लिए, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ना। ये क्या करेगा, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालेगा। कौन निकालेगा, स्टोरेज या कलेक्टिंग, स्टोरेज डक्ट भी बोलते हैं इसको, या कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। अब ये जो स्टोरेज डक्ट होती है ना, इसमें एक नहीं जुड़े, बहुत सारे ऐसे क्या जुड़े होते हैं, साइड से इधर भी जुड़े होते हैं, इस तरह की पाइप इधर भी जुड़ी होती है, यानी इधर भी क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे मिलेंगे। अब ये जो पाइप होगी आगे जाकर, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया था आपको चालू में, ये जो आपको बताया था ये वाला, ये जो पाइप होगी ये सारी अपन कहाँ होगी, इस एरिया के अंदर, ये वाला, है ना, यहाँ अप्रोच हो जाएगी स्टोरेज डक्ट आके, और यहाँ पे यूरिन को इकट्ठा कर देगी। और जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये बाय द हेल्प ऑफ क्या, यूरेटर कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी
ब्लडर के अंदर, और ब्लडर से कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से क्या निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 इवेंट्स हुए। यहाँ सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हुआ हमारा फिल्ट्रेशन, जो हमने अभी किया था सबसे पहले जो मेथड किए थे फिल्ट्रेशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, रीएब्जॉर्ब, है ना, सेकंड मेथड जो मैकेनिज्म यूज किया। और थर्ड यहाँ पे अगर हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब किडनी से बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ इस एरिया के अंदर क्या हो गया, सिक्रेशन हो गया। यानी हम क्या कर रहे हैं कि जो भी वेस्ट मेटर बॉडी से क्या निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो 3 मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फॉर 10th क्लास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं हमेशा कहता हूँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।